हम्म, अ, क्या पढ़ना था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये पढ़े ना? हम्म। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ तो उसमें कुछ है, कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, आप लोगों के पास नोट्स नहीं दिया होगा तो शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, है ना? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं हम लोग। जहाँ तक आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जहाँ तक लास्ट क्लास में हो गया था उसके आगे आज शुरू करेंगे। ठीक है। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि ऑन रखो। मैम थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, आई मीन कोई नेट बात फंसने नहीं लग है। रहा है। कौन है ये नेट फंसने वाला बच्चा? अंकेश? हम्म। सबका एक ही इशू नहीं है, किसी किसी के साथ हो सकता है ये भी। लेकिन आप देखिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो एक दो लोगों के साथ होगा ये प्रॉब्लम। होता है किसी किसी के साथ जो इंटीरियर में होंगे या जिनका डेटा खत्म होने को होगा, एग्जॉस्ट हो गया होगा, लेकिन सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब कोशिश करिए ऑन रखने का, अदरवाइज मैं अटेंडेंस एब्सेंट मार्क कर दूंगी। ठीक है। अब ये वापस चलते हैं, कोई आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसको ज्वाइन करा लूंगी। अभी ये बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। हम्म। ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गई थी उस समय, कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये एप्लीकेबल है थ्रू आउट इंडिया। लेकिन जिस समय इसको बनाए, अभी का मुझे थोड़ा डाउट है। मैं इसको कई जगह मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो गया अब उस स्टेट में, लेकिन अभी भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वहां पे अच्छी तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर। तो आप लोग भी थोड़ा तलाशिए, और मैं भी, मेरे एंड से भी रिसर्च थोड़ा भी चल ही रहा है। क्योंकि जब ये एक्ट बना था उस समय, दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना? जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है अभी। ये क्योंकि 340 जो हुआ है अमेंडमेंट 2019 में, उसके बाद भी मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत सारे एक्ट को वहां पे अब लागू कर दिया गया है, लेकिन मैंने अभी कहीं पे भी एक्सप्लिसिट मुझे ऐसा नहीं मिला है जहां से मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि ये एक्ट भी वहां पे अब एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे एक्ट को वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया है उस चेंजेस के बाद। आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 370 था या जो भी था उसके बाद। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अभी भी मुझे डाउटफुल है कि वो वहां पे अभी भी लागू है कि नहीं है। मैं देखती हूँ, आप लोग भी अपने एंड से पता करिए। ठीक है। नाउ अब चलते हैं हम लोग वहां पे। अ, हाँ। सिंबॉलिक, डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, एसेंशियल हम लोग कर चुके थे क्या? जनरल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, व्हाट डज मीन जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना और स्पेशल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना?
कुछ याद नहीं आ रहा? ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना? और ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब किसी खास पर्पज से वो आपको दिया गया, लाइक प्लेज, लाइक बेलमेंट, दैट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट? तो जनरल प्रॉपर्टी मतलब होता है, भी ठीक से ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यही सब रहेगा। अगर मार्किंग में भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो नहीं है, लेकिन यही कॉमन चीजें हैं। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाना और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी खास पर्पज से उसको प्लेज करना, बेल करना, पोजीशन में देना, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करना। याद रहेगा, प्राइस कंसिडरेशन है, किसी न किसी प्राइस के बदले ही, उसी के एवज में ही वो एक्सचेंज किया जाता है चीज को, उसी को सेल कहेंगे, बार्टर और विदाउट एनी कंसिडरेशन, दे डू नॉट कंस्टिट्यूट एनी सेल। अब हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टर्म का यूज करते हैं तो इसका मतलब दोनों ही होता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों ही इसका पार्ट हो जाता है। हम आगे देखेंगे सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, पर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा बताया था कि सेल इज एग्जीक्यूटेड सेल, जिसको हम ओवर द काउंटर, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियसली जहाँ पे हम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पे हमको तुरंत पैसा मिल गया, दैट बिकम सेल, ठीक है ना। हमने तुरंत ही, सॉरी, डिलीवरी एंड पेमेंट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज एग्रीमेंट, ठीक है ना, कि आपने प्रॉमिस कर दिया कि आई एम गोइंग टू परचेज दिस और मैंने आपको दे दिया, इवन इफ आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया या पार्सल पेमेंट किया, पार्सल बोला कि बाद में दे देंगे, तो भी वो सेल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल होता है जहां पे अभी आपने कुछ नहीं दिया, उसने भी आपको कुछ डिलीवर नहीं किया है, या अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी आप बस एग्रीमेंट किए कि हम फ्यूचर में ये खरीदेंगे या लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग गुड्स होता है उसके इसमें सेल हम बोलेंगे, उसके इसमें एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर गुड्स के केस में कभी भी सेल नहीं होगा, हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व नहीं की जाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बताते समय ना तो पेमेंट इंपॉर्टेंट है और ना ही उसका डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और सारा सामान दिया, लेकिन अभी बोला कि अभी आप अपने पास ही रखिए और हम बाद में ले लेंगे, और उस बीच में अगर उस सामान क्षतिग्रस्त हो गया, कोई चुरा के ले गया या कुछ हो गया, तो क्या होगा, तो भी किसका नुकसान हुआ, बायर का नुकसान हुआ, है ना। हाँ, कस्टमर का नुकसान हुआ क्योंकि वो सेल हो चुका है, आपने उसका पोजीशन, आपने उसका ओनरशिप ले लिया है, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी वहां पे हो चुका है, अब वो आपका सामान है, इसीलिए इसमें डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं। पेमेंट भी मैंने अभी तुरंत कहा कि बिना पेमेंट के भी सेल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सेल के लिए आप पेमेंट उसी समय दे दे, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, क्रेडिट पे पेमेंट होता है और तब भी इसको सेल हम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई किसी दुकान में जाते हैं और हम कुछ खरीदने के लिए बोलते हैं ये पैक करो, अगर हम ये दुकानदार को बोले कि ये पैक करो, ये हमें चाहिए, ये हमको दे दीजिए, ये पैक कर दीजिए, दैट मीन्स जैसे ही उसने पैक कर दिया, सेल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड हो गया, ठीक है ना, वो एकदम रेडी टू डिलीवर्ड है, अब आप कभी भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. कुछ और फीचर्स है इसमें, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो वर्बली भी बनाया जा सकता है और रिटन भी, यानी नॉर्मली होता है ना, हम लोग जाकर के बोलते हैं और कुछ ले लेते हैं और आ जाते हैं, वो भी सेल है। और राइटिंग में जब हम टेंडर देते हैं, जब हम उसको कुछ लिस्ट देते हैं या फिर हम कुछ खरीदने के लिए उसको डॉक्यूमेंट देते हैं, तो हम राइटिंग में भी दे सकते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरीके से बन सकता है, वर्बली भी और रिटन भी। A value must be offered. वैल्यू मस्ट बी ऑफर्ड का क्या मतलब हो गया कि उसके बदले में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू यानी मनी वैल्यू, कैश वैल्यू, और इस वैल्यू का दोनों ही पार्टीज द्वारा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ये इंस्टॉलमेंट्स में होगा चलेगा, अब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा चलेगा, उसी समय होगा चलेगा, बाद में होगा चलेगा, बट देयर शुड बी सम एग्रीमेंट ऑन सम certain value which should be acceptable by the other party। दूसरा जो भी आपने क्या 20 रुपीज है तो 20 रुपीज should be agreed by both the parties, है ना। कोई 20 रुपीज बोल रहा है, कोई अगर बोला कि नहीं मुझे ये 15 रुपीज में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा,
सेल नहीं होगा मैम। क्या हो जाएगा? लेकिन वो सेल तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग नहीं होगा वो काउंटर ऑफर भूल गए आप लोग। हाँ मैम। काउंटर ऑफर ना, कॉन्ट्रैक्ट, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट ही निरस्त हो जाता है ना, जिसमें हमने कुछ एग्री किया था देने के लिए और आपने अगर उसमें नहीं लिया तो वो काउंटर ऑफर हो गया। जो ऑफर किया गया था वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट अब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो बार्गेनिंग तो हुआ साक्षी, वो काउंटर, अब तुम अपने टर्म में उसको काउंटर ऑफर बोलो, और वैसे काउंटर ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैंने ये सब बता दिया। ठीक है, हाँ। आप म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूटेड है। अंकेश म्यूट करो, मैंने वीडियो ऑन करने बोला है, माइक नहीं। माइक तब ऑन करिएगा जब जरूरत पड़े। ओके, तो अभी हाँ, सेल ऑफ गुड्स में ना तो पेमेंट कोई ऑब्लिगेटरी कोई वो है जो जो उसी समय करना है, और ना ही डिलीवरी कोई ऐसा चीज है। डिलीवरी इफ यू एग्री टू डिलीवर इट, और आप उसको बाद में भी डिलीवर करेंगे तो चलेगा, वो नहीं, क्योंकि देखो कैसे कई बार होता है कि बाहर से हमारा माल आ रहा होता है, तो क्या होता है कि हमने तो ऑर्डर कर दिया, हमने आपको पार्सल पेमेंट भी कर दिया, एडवांस भी दे दिया, और आप मुझे भेजेंगे, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन डिलीवरी हो जाने के बाद ही सेल होगा ऐसा नहीं। वंस से एक्सेप्टेड और उसने आपके सामान को ट्रांजिट में लगा दिया या उसके लिए पैकिंग कराना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया ये काम, ये भी सेल हो गया। ठीक है, इसीलिए डिलीवरी एंड पेमेंट कोई इंपॉर्टेंट जो कहेंगे हम कंडीशन है सेल के लिए, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है सेल के लिए वो क्या है, वो है वो चीजें है कि आप एग्री कर रहे हो उस चीज को खरीदने के लिए, आप दोनों में आपस में आपके बीच में ये एग्रीमेंट है कि ही विल बाय, और म्यूचुअल एग्रीमेंट है। ठीक है ना, म्यूचुअली सहमति है। और जब पोजीशन ऑफ ओनरशिप हो गया, ओनरशिप का ट्रांसफर होते ही वो सेल फाइनल सेल हो गया। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चाहे वो सामान उसी के दुकान में हो, चाहे आपने पेमेंट नहीं करी हो, दोनों ही केसेस में अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, यू एक्सेप्टेड इट, तो वो सेल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन ये पॉइंट है कि द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इंस्टैंटेनियस इम्बर्समेंट ऑफ द वैल्यू, और इम्बर्समेंट में भी डिलेड। इम्बर्समेंट मतलब आपूर्ति करना, उसको पे करना। तो इंस्टैंटेनियस मतलब त्वरित पेमेंट भी हो सकता है, एट द ऑन द स्पॉट, ऑन द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट भी आप उसको पे कर सकते हैं उस अमाउंट को, और उसको आप डिलेड भी कर सकते हैं, यानी पेमेंट देने में बाद में भी आप देंगे तो कुछ बात नहीं होगा। Again, the contract of sale of goods may include accessible as well as future goods, जिसमें हमने कहा कि सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। सिमिलरली इसमें एक्सेसिबल सेल मतलब एक्सेसिबल गुड्स मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स, तीन हमने देखा था टाइप्स, रिमेम्बर है आपको, याद है? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग में भी क्या क्या देखा था, एक बार बोल दीजिए, मैं खुश हूँ। में भी दो टाइप्स, तीन टाइप्स हमने देखे थे। स्पेसिफिक गुड, a certain good, गुड, वेरी गुड। uncertain good. अनसर्टेन गुड्स, वेरी गुड। ये हमने देखा था इस एग्जिस्टिंग के अंदर, और इसके अलावा फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स देखा। अब ये यही बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसमें दोनों ही तरीके के गुड्स इंक्लूड होते हैं, जो एक्सेसिबल हैं, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो फ्यूचर गुड्स है जो अभी नहीं है, जिसको प्रोड्यूस करना या फिर कहीं से प्रोक्योर करना अभी बाकी है। नेक्स्ट है ऑल द एसेंशियल्स ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। यानी अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था उसमें जितना भी एसेंशियल एलिमेंट्स था, क्या क्या था वो एसेंशियल एलिमेंट, थोड़ा क्विकली बताएंगे। ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब तुम लोग बोलो, मैंने तीन बता दिया। क्या हुआ, कुछ नहीं याद आ रहा। एसेंशियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ऐसे करोगे तो दिक्कत होगा, इसको टिप पे रखो। Legal object लीगल not ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, not expressly declared to be void. बिल्कुल सही, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और
लीगल कॉम्पिटेंट फॉर्मेलिटीज, पार्टीज, कंसिडरेशन, है ना। और अभी कितने सारे हमने बात डिस्कस कर ली, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, उसके बाद नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और क्या बताया तुमने, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टी। लीगल रिलेशनशिप, वेरी गुड, क्रिएटिंग सम लीगल रिलेशनशिप। तो ऐसे याद रखो, ऐसे अगर नहीं समझ के पढ़ेंगे, ऐसे आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप क्लास के समय ही इतना अटेंटिव रहिए कि आपको ये सब चीज समझ में आ रही है। इतना मुश्किल नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। कुछ एक पॉइंट, जैसे 9 है, चलो 9 नहीं याद रहे, 5 याद रहेगा, 4 याद रहेगा, एकदम से वैकेंट नहीं होना है। तो वो सारे जो वहां पे एसेंशियल एलिमेंट थे, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी एसेंशियल है, ठीक है। Yes, ma'am. वो यहाँ भी रहेगा, राइट। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट सेल और एग्रीमेंट टू सेल। एब्सोल्यूट सेल, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट सेल जैसे हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली एब्सोल्यूट सेल और कंडीशनल सेल, या फिर हम इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो एब्सोल्यूट सेल होता है व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज मूव फ्रॉम द सेलर टू द बायर। प्रॉपर्टी हमने मूव करने की बात बोली, व्हेन where property in the goods is moved from seller to the buyer। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, when property in the goods is moved from seller to the buyer। when property in the goods is moved from seller to buyer, what does it mean। तब वो सेल होता है, तब वो एक्चुअल सेल होता है। ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल सही। जब हम जैसे ही हम बोलेंगे ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी नेवर मीन्स कि हमने डिलीवर कर दिया आपको, सर सामान मेरे पास से आपके पास पहुंच गया, वो बिल्कुल मतलब नहीं है। वो डिलीवरी का मतलब होता है कि सामान हमारे पास से आपके पास पहुंच गया। सामान मेरे पास ही है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उस सामान का ओनरशिप, आपने ले लिया, यू एक्सेप्टेड द ओनरशिप, और मैंने आपको दे दिया, तो सेल एग्जीक्यूट हो गया। उसको एब्सोल्यूट सेल कहेंगे, सेल कहेंगे, या आउटराइट, आउटराइट मतलब उसी समय, ठीक है ना, आउटराइट सेल कहेंगे। ओनरशिप इज इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर्ड एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी डिलेड, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और डिलीवरी अभी भी बाद में हो सकता है, लेकिन ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दिया गया एब्सोल्यूट सेल में। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा। किसी फ्यूचर में होगा जब गुड्स आपके पास आ जाएगा, या फिर फ्यूचर के किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के फुलफिल हो जाने में, जैसे कि हमने कंटिजेंट गुड्स के केस में देखा था। अगर कंटिजेंट गुड्स है या फ्यूचर गुड्स है तो वहां पे एग्रीमेंट टू सेल होगा। कंटिजेंट गुड्स के केस में किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर होगा, जैसे कि हमारा जहाज से हमारा सामान आ रहा है कहीं विदेश से यहाँ इंडिया के मुंबई के पोर्ट पे, तो जब तक वो सामान हमारी कस्टडी में नहीं आएगा, वी कैन जस्ट डू एग्रीमेंट टू सेल, हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसको मेरे पोजीशन में आना है, एक कंडीशन अभी फुलफिल होनी है, और वो कंडीशन है कि वो शिप अच्छे से सही सलामत सामान लेकर के मेरे पास आ जाए, ओनली देन आई कैन डिलीवर दोज गुड्स टू यू, है ना। तो कंडीशनल हो गया, ये कंडीशनल सेल जो होता है इसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, राइट। इसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंडीशनल सेल भी कह सकते हैं। पेमेंट, अब फिर से एक बार मैंने इसको बार बार रिपीट किया, अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि पेमेंट और डिलीवरी इज नॉट द की पॉइंट ऑफ सेल, द की पॉइंट ऑफ सेल इज द फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग बोलिए। मैम ओनरशिप, वेरी ओनरशिप गुड, का ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल की पॉइंट यही है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया तो सेल हो गया, ठीक है। अब वो कोई देयर इज नो मैटर कि वो कहाँ पे है, वो किसके कस्टडी में है, ठीक है। Yes, हम ma'am. सेल और एग्रीमेंट टू सेल में थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला सेल और एग्रीमेंट टू सेल में सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पर सेल में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगेन मैं जब भी प्रॉपर्टी बोलूं ऑलवेज रिलेटेड विद ओनरशिप, विद टाइटल, ठीक है ना। जो टाइटल है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर की तरफ। और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में खरीदने का प्रॉमिस किया जाता है, तो फ्यूचर में भी खरीदा तो नहीं है मैंने, ठीक है ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये फलाना चीज आपका मुझे पसंद है, मैं आपसे लेना चाहती हूँ, पर अभी बस यही बोला, अभी तो लिया नहीं है,
तो ओनरशिप किसके पास है अभी? ओनरशिप मेरे पास नहीं है ना, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर से बायर की तरफ अभी मूवमेंट होने में क्या है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी नहीं लिया, प्रॉपर एग्रीमेंट टू सेल है, बाद में लेंगे, पर अभी हमने उसको ट्रांसफर नहीं किया, इमीडिएटली वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके, डेफिनेशन क्या है? सेल कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स बाय द seller to buyer in exchange of price promised और partly paid and partly promised। ये तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. तीनों ही कंडीशंस है, ठीक है ना। अभी दे दिया, फ्यूचर में देने का प्रॉमिस किया, या फिर अभी कुछ इंस्टॉलमेंट दे दिया, बाद में कुछ देंगे। प्राइस का ये है, और हमारा जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो हो चुका है। सेम अब डेफिनेशन इसमें क्या, एग्रीमेंट टू सेल में क्या, इन केस वेयर द सेलर एग्रीज विद द बायर, सेलर बोलता है बायर को कि हम ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल आपको कर देंगे किसी फ्यूचर डेट में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। और कब करेंगे? जब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जब फुलफिल होगा, है ना, तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है नीचे, एक्स और 10 बैग्स ऑफ व्हीट टू वाई एट 3,000 रुपीज, तो ये क्या हो गया? मैम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नो कंडीशन है ना, कोई कंडीशन नहीं। एक्स सोल्ड 10 बैग्स ऑफ व्हीट टू वाई अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 3,000, वेयर इज द कंडीशन? This 3,000 is not condition, Sakshi. This 3,000 is consideration, price consideration, है ना? यस मैम। हाँ, और दूसरे केस में कंडीशन है वो आप देखिए, X agrees to sell 10 bags of wheat to Y for 3,000 rupees for getting the after getting the stocks, यानी जब मेरे पास आ जाएगा व्हीट का बहुत सारा बोरी, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, 10 बोरी तुम्हें बेच दूंगा 3,000 रुपीज में। तो कंडीशन है कि फर्स्ट लेट मी रिसीव द स्टॉक, है ना, स्टॉक Yes, आएगा ma'am. तब तो मैं आपको दूंगी। Yes, ma'am. तो यहाँ पे कंडीशन है, और पहले केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वो तो 3,000 रुपया, दैट इज नॉट कंडीशन, दैट इज द Consider- प्राइस वैल्यू, दैट इज द कंसिडरेशन, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद एग्जीक्यूटेड है और एग्जीक्यूटरी है, बताने की जरूरत नहीं, इसको फ्यूचर में करना है। अगर कोई एक पार्टी को भी कुछ पार्ट फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जबकि सेल में एग्जीक्यूटेड है, यानी कि हमने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया है, ठीक है। ओके, अच्छा, इट क्रिएट्स राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम, सुना सुना लग रहा है क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. बताई थी क्या था ये? चलो बहुत दिन बाद सुन रहे हैं वापस से, लेकिन हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तो राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम का मतलब बताया था आपको। मैम, जो शायद जिसके लिए आप अगर किसी को स्कूटी दी है तो आप उसी से शायद मांगेंगे, यही कुछ बताई थी परसों ने। हाँ, ठीक 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 है, वेरी गुड, याद है आपको। अच्छा, इट क्रिएट्स राइट इन रेम, राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी, मान लो कुछ एक गाड़ी खरीद लिया, तो उस गाड़ी पर आपका मालिकाना अधिकार हर आदमी के अगेंस्ट है। हाँ, कोई दूसरा उस पर मालिकाना अधिकार का नहीं जता सकता है, क्योंकि आपने वो खरीद लिया है और आपको वर्ल्ड के अगेंस्ट ये राइट मिला है कि यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ ओनरशिप ओवर दैट कार, है ना, कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता है, आप किसी और को वो नहीं दे सकते हो। राइट टू रेम मतलब जब वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको, तो और दुनिया में किसी को भी उस पर अधिकार नहीं, सिर्फ आपका अधिकार है। समझ में आया? राइट इन रेम, वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको ये राइट मिल गया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। लेकिन इट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में इसको हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। जब पर्सनल, मान लो कि हमारे और साक्षी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ एंड आपने अभी वो नहीं डिलीवर किया है, या फिर आप मुझे वो, हमने आपको नहीं डिलीवर किया, ठीक है ना, हमने एग्रीमेंट टू सेल करके आपको बोला कि सामान हम आपको दे देंगे, एंड मैंने उसको क्या किया कि आपको नहीं डिलीवर किया, तो आपका क्या, आप जो केस करेंगे, आप जो करेंगे वो उस पर्सन के अगेंस्ट करेंगे ना, आपको सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट मिला है, ना कि वर्ल्ड के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं, है ना। यस मैम। सिर्फ उस सेलर के अगेंस्ट आप जो भी एक्शन लेना रहेगा, जो भी आप डैमेजेज क्लेम करेंगे या जो भी आप स्यू करेंगे, वो सिर्फ उस आदमी को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दुनिया का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ वो जिम्मेदार है। लेकिन
इट क्रिएट्स राइट इन रेम का मतलब हो गया कि अगर आपसे कुछ खरीद लिया तो आप वर्ल्ड के अगेंस्ट अपना एक हक दिखा सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी, और कोई भी वर्ल्ड में आपके उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना कब्जा नहीं कर सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता है ना, ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। भले ही आप उसको किराए पे लगाइए, हायर परचेज पे दीजिए, रेंटिंग में दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ओनरशिप अब आपके पास रहेगा सबके अगेंस्ट। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो रिस्क ऑफ क्या है, सेलर हैज नो राइट। हाँ, इसमें सेलर के पास कोई राइट नहीं होता। क्यों राइट नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है ना। जिस प्रॉपर्टी को, अगर मान लो कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है और मैं ले चुकी हूँ, ठीक है ना, मैं पेमेंट दिया नहीं दिया, आपने डिलीवरी नहीं दिया नहीं दिया, वो भी अभी नहीं चलता। मैं ले चुकी, यानी मैंने अगर आपको एडवांस भी दे दिया, ठीक है, या फिर मैंने आपको सिर्फ बोल ही दिया कि मैं लूंगी, फलाने डेट को ले जाऊंगी, और आपने बोला कि ठीक है, आप ये आपका हो गया, आप रख सकते हैं इसको, चाबी आप ले लीजिए, या फिर चाबी भी आप ही के पास है, ठीक है, ये आपका हो गया, यू अग्रीज टू गिव इट टू मी। अब आप उस चीज को रीसेल नहीं कर सकते हो कि फिर मैं जब 2 दिन बाद आऊंगी पैसा लेके, तो यू हैव टू गिव मी दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। यस समझ में मैम। आया? सेलर सेल के बाद, यानी कि अगर कोई चीज स्पेसिफिक चीज का है, स्पेसिफिक क्वालिटी का है, और मैंने उसको पसंद किया है, तो अगर मैंने पसंद कर लिया, इवन इफ आई हैव नॉट पेड यू एनीथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन तुमने बोला है, यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम आप मुझे को ये बेचोगे, तो अब आप किसी और को वो नहीं बेच सकते, ठीक है ना। सेलर के पास राइट ऑफ रीसेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक बार सेल हो चुका है, ठीक है। अब उसका सेलर भी चेंज हो गया है। अब अगर उसको सेल भी करना होगा तो जो परचेज किया वो फर्दर सेल कर सकता है, आप नहीं कर सकते। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर के पास रीसेल का ऑप्शंस रहता है, ठीक है ना। द बायर्स रेमेडीज पर्सनल, ही कैन स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जो बायर है, देखो सेलर बेच सकता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या हुआ कि ठीक है, मैं आपको बेचूंगा, लेकिन कोई और आदमी आ गया और ज्यादा अच्छा पैसा दे रहा है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, उसको बेच दिया। ये क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि अभी तक आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया है। समझ में आया? सेल में क्या होता है कि हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, भले ही अभी आप लेकर नहीं गए हो और मैंने अमाउंट नहीं रिसीव किया है, लेकिन मैं उसको सेल नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि हम इसको रीसेल कर सकते हैं। अब तुम बोलो कि ऐसे तो गलत है मैम, है ना, ये हमने जब फाइनल कर लिया था कि हम लेंगे, और आपने भी प्रॉमिस कर दिया था कि आप मुझे को बेचेंगे, तो आपको नहीं दूसरी जगह बेचना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और इस गलत के लिए आप डैमेजेज के लिए स्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। डैमेजेज स्यू किया जा सकता है, लेकिन उसको आप जो भी आपका नुकसान हुआ, सपोज करो कि अगर आपको कहीं और मिल रहा था सस्ते में, लेकिन आपने चूंकि इसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे लूंगा, तो आपने कहीं और दूसरी जगह सस्ते में नहीं लिया और आपका वहां पे भी नुकसान हो गया और यहाँ पे भी नहीं मिला, तो जो डैमेजेज है उसके लिए आप स्यू कर सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल में। लेकिन पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो रीसेल का उसको अभी है, क्योंकि राइट जो है अभी भी सामान पे जो अधिकार है वो किसका था? सेलर का था, इसीलिए उसको है। ठीक है, समझ में आया ये, या कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो। बायर के पास जो रेमेडी है, अगर बायर को धोखा हुआ है, आप बोल सकते हैं कि बायर के साथ ये धोखा हुआ, तो सॉरी, बायर के पास जो रेमेडी है, जो उसके पास वे आउट है, वो वे आउट ये है कि आप, अगर आपको उसने नहीं दिया, किसी और को दिया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना, नहीं फुलफिल होना। तो इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेलर को डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके। अब रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस क्या है? इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, अगर सेल है, ठीक है ना, तुम लोग अपने मर्जी से बताओ कि अगर सेल है तो लॉस ऑफ गुड्स किसका होगा? मैम बायर का होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आप जिसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है किसी भी केस में, ठीक है ना, जिसके पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, रिस्क उसी का होगा। तो सेल में यही तो सेल को अलग करता है ना एग्रीमेंट टू सेल में, सेल से, कि आपका पोजीशन भले ही किसी के पास हो, लेकिन ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो चुका है। तो ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर के केस में रिस्क ऑफ लॉस जो होता है, अगर सामान टूट गया या खराब हो गया या चोरी हो गया, तो किसका होता है? रिस्क ऑफ
बायर यानी कि उसके पास है, हाँ बायर का रिस्क हो जाता है वो, क्योंकि वो ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में लॉस लॉस फॉल ऑन द सेलर इवन दो द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द बायर, यानी कि पोजीशन वो बायर के हो सकता है, ठीक है ना, तो भी नुकसान किसका हुआ? सेलर का। सेलर का होगा, क्योंकि अभी किसके नाम से है वो प्रोडक्ट, वो सामान सेलर के नाम से। ही है, ठीक है ना। मान लो कि मेरे पास तुम्हारी कोई गाड़ी में तुमने मेरे गैरेज में लगाया है, ठीक है ना, और तुमने मुझे यूज करने के लिए दे दिया। मैं उसको यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आई और मैं सोच भी रही थी कोई गाड़ी लेने का। मैंने तुम्हें प्रपोजल किया क्या कि मैं तुम्हारी गाड़ी ले सकती हूँ, ठीक है ना। तुम बोला ठीक है आते हैं, आई विल डू दिस, एंड तुम्हें जो भी अमाउंट है उसमें हमने फाइनल किया और तुमने बोला ठीक है अब अपनी गाड़ी ले लीजिएगा। लेकिन अभी आपके आने से पहले आपकी गाड़ी चोरी हो गई, खराब हो गई या उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो ये रिस्क कौन लेगा? सेलर लेगा, क्योंकि अभी तक Seller, उसने मुझे ये नहीं बोला है कि ठीक इनका है ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ। है। हाँ, ये आपने अभी तक ओनरशिप मेरे एग्जाम से नहीं किया गया, अगर वो हो गया रहता तो वो सेल हो गया रहता है ना, यस मैम। है यस ना। मैम। लेकिन अभी तक वो आपने नहीं किया, बोला आते हैं तो देखते हैं करते हैं, ठीक है ना, ओके मैं फाइनल कर दूंगा। अभी एग्रीमेंट टू सेल ही हुआ, अभी सेल नहीं हुआ, इसीलिए ओनरशिप जिसके पास है उसी का क्या है, उसी का नुकसान लॉस। होगा किसी भी केस में। ये तो आप मान लीजिए कि जो ये एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें नुकसान होता है उसी का जिसके पास ओनरशिप है, ठीक है, ओनरशिप होती है। जिसके पास ओनरशिप है। ये डिफरेंसेस था। और मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रही हूँ तुम लोगों को या नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, क्योंकि इतना सिंपल सिंपल चीज मैं पूछती हूँ। जो पहले का पढ़ा हुआ तो आपके रहना चाहिए आपको वो सब पता, ठीक है ना। और आप लोग हैं वैसे इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप लोगों को याद रह सके ये सब चीजें। जो भी मैं पूछती हूँ बस एक रिवीजन या रीचेक करने के लिए पूछती हूँ कि आपको याद है या नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं पूछ रही हूँ, ऐसा कि नहीं बोल सको तुम लोग, आंसर नहीं दे सको। क्योंकि इकट्ठा सोचोगे ना, एक बार तैयारी कर लेंगे एक बार पढ़ लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अटेंटिव होके रोज पढ़ना है, ठीक है तोशी। ठीक है, अब इसके आगे भी है इसमें कुछ कुछ जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट है। हायर परचेज एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं आता। नॉर्मली जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाउ हायर परचेज एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल। हायर परचेज तुम लोग समझते हो क्या? अब जैसे एग्जाम्पल जूम कार वाला था, है ना, क्या है? कुछ समय के लिए हायर कर लेंगे, उसको टेम्पररी अपना बना लेंगे। टेम्पररी वो हमारे लिए हो जाएगा और जब तक हम उसको अपने पास रहेंगे तब तक हम उसको पेमेंट देते रहेंगे, है ना। कई बार बाहर में यस मैम। अपने अपने कंट्री में भी अब अलग अलग जगह पे जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं ना, वो रेंट पे या हायर करके फर्नीचर मंगा लेते हैं, ठीक है ना। 2 साल 3 साल जब तक रहते हैं तब तक यूज करते हैं, फिर कहीं और जाना हुआ तो सब कुछ उसको वापस करके चले जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर हायर परचेज। यानी हायर परचेज में क्या नहीं ट्रांसफर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट